तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार 2 लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 407 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग अपने 7th लेवल पे रहकर प्रैक्टिस करने लगता है और अपने कल्टिवेशंस में विलीन हो जाता है। हमें पता चलता है कि पलक झपकते ही लू फेंग को 7th लेवल में रहते हुए लगभग 300 एपोज का टाइम हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमें सीन चेंज कर एक हिडन फैक्शंस के अंदर एक हिडन प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोलोसल स्फीयर उसकी लाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। मतलब पहले फूलती फिर सिकुड़ना शुरू हो जाती, किसी हार्ट बीट की तरह ही होती है। और ये एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जो कि पूरे के पूरे इनेट लाइफ फॉर्म के सराउंडिंग में फैलना शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो वहाँ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स थे सभी बंदों की फट जाती है कि वो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस निकल रही होती, जिसको देखकर वहाँ पे 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स और लगभग 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उसके पास देखने लगते हैं, जहाँ पे कोई और नहीं वही वोजिन ह्यूमन एंसेस्टर होता है, जो कि पिछले एपिसोड में अपने लू फेंग के रेडियंस ऑफ लाइट मतलब लू फेंग ने जो ब्लास्ट किया था उसके बारे में सोच रहा था कि उससे मुझे इमॉर्टैलिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे हो रहा था कि वो अपने एक अलग ही फेज में जा चुका होता है, जिसको देखकर 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स सभी सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या वोजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने ऊपर कंट्रोल को लॉस्ट कर चुके हैं। अब ये पता चलता है कि यहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन वो कल्टीवेशंस के दौरान अपने आप के बॉडी को छिपाता नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के सामने ऐसे खड़े करके ऐसे ही खुलेआम प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि उसे किसी से डर ही नहीं लगा करता था। यहाँ तक कि वो उसके बजाय अपने को मैनिफेस्ट करता, अपने को एक कोलोसल स्फीयर में बनाकर वहाँ पर आने लगता है। अब यहाँ पे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है और वहाँ के काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स को अंदर खींचना शुरू हो जाती है। इसको देखकर 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जो 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उनकी नज़रें अपने ह्यूमन वोजिन एंसेस्टर्स की तरफ ही देखने लगती है और वो उनके ऊपर देखते कि कैसे उनकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक पैटर्न्स चारों तरफ फैल रहे हैं, वो बन रहे हैं, एक अलग ही निशानी दिख रही है, जो कि वैसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। अब जो स्फीयर में वो थे वो यार बहुत ज़्यादा चमक रहा था, लेकिन उसके ऊपर स्नेक जैसे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, किसी मिथिकल क्रिएचर्स की तरह ही। और जैसे ही वो उन मिथिकल क्रिएचर्स उन पैटर्न्स को या फिर उनके बॉडी की तरफ देखते हैं, तो वो देखते क्या है कि वो जो डार्क पैटर्न्स बने हुए थे सर्पेंट टाइप के, वो सभी उनकी सोल उनकी बॉडीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दी। मतलब कि वो उनके अंदर घुसना शुरू कर देती है। वैसे ही वो उनके घुसते हैं ना, तो जो 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स है तो उनको फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के थे। लेकिन जो 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उन्हें यार महसूस हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर है। वो सारे लाइट सर्पेंट्स अपने थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को पॉल्यूट करना शुरू करते, उनकी मेमोरी पॉल्यूशन होना शुरू हो जाती है। मतलब सोल पॉल्यूशन इस तरह से कह सकते हो, उनकी सोल पॉल्यूट होना शुरू हो जाती है बस उनको तरफ देखने से। लू फेंग के साथ भी ऐसा हुआ था, जब लू फेंग ने उस टेरिफाइंग आई को देखा था, सिर्फ देखने भर से उसके सोल पॉल्यूट हो चुकी थी। सेम टू सेम इन 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के साथ भी ऐसा ही होता है। वो उन डार्क सर्पेंट पैटर्न्स को देखकर महसूस करते कि कैसे वो यार उनके ऊपर इतना बड़ा चीज दिखा रहा है, उनकी मेमोरी सोल पॉल्यूट होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें यह भी बताया जाता है कि ऐसा पहली दफा नहीं था, वो पहले भी कल्टीवेशंस में जा चुके थे और ये वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और जो एंसेस्टर लेवल्स थी वो पहले भी उनके ट्रू फॉर्म को ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन उस वक्त उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आराम से मिनिमल पॉल्यूशंस को इमिट करते थे, जिसको कि वो सब सह लेते थे बड़े ही आराम से। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स को, जो कि सबको कमांड देते हुए कहता है कि पांचों मतलब यहाँ पे हजारों तुम लोग उसके तरफ डायरेक्टली मत देखो, और वो सबको मना करता है कि उसका ट्रू फॉर्म की तरफ देखना भी मत। अब यहाँ पे एक चीज तो पता थी कि ये सारे पॉल्यूशंस वो सारे ब्लैक स्टिक पैटर्न से ही निकल रहे हैं, और इनफैक्ट ये ब्लैक मिस्टिकल ब्लैक र्यून्स कुछ ज़्यादा ही प्रोफाउंड होती हैं। और ये भी कह सकते हो कि वो र्यून्स के अंदर बहुत सारे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज छिपी हुई थी। मतलब कि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो कि यार दिखनी नहीं चाहिए थी, और इसी का वर्ल्ड लेवल के साथ पॉल्यूशंस हो चुकी थी। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उन 5 ह्यूमन एंसेस्टर को, जो कि कहते हैं कि यार ये सारे 1000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को
ज़्यादा ही पॉल्यूटेड हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वो उनकी कदर नहीं करते। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि चलो इनको खुद से डिफेंड करने दो, जो भी इन सोल पॉल्यूशन को रेसिस्ट कर पाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन जो इसमें फेल होगा वो मारा जाएगा। मतलब इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उनके वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फोर्स मरे या फिर बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का मामला है। जो सर्वाइव करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, जो मारे जाएंगे वो वीक होंगे। वैसे वैसे भी नहीं रहना चाहिए। जिसके साथ यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही थी और साथ में हमें वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडीज को कोई ज़्यादा ही टेरिफाइंग रेट से उसको फुला रहे होते हैं। उनकी ऑरा बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुकी होती है, जिसको देखकर वो सब सोचने लगते हैं कि आगे का वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के साथ हुआ क्या है। उनकी ट्रू फॉर्म्स इतनी पॉल्यूशन कभी भी नहीं निकाले, क्योंकि ये पॉल्यूशन सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं और पांचों ह्यूमन एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रू ह्यूमन एंसेस्टर्स थे तो ये बड़ी आराम से सोल पॉल्यूशन को रेसिस्ट कर पा रहे होते हैं, लेकिन ये एक चीज़ अच्छे से समझ चुके थे कि सोल पॉल्यूशन को ज़्यादा ही निकल, लेकिन सडनली वो ये सब सोच रहे थे। उसी वक्त होता क्या है कि वो कोलोसल स्पेस बहुत जोर से वायलेंटली एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है और उसकी एनर्जी चारों तरफ निकलती है और वहाँ पे एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। धमाके से चारों तरफ की टेरिटरी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और ये पूरी तरह तबाही मचा देती है, चारों तरफ हो रही होती है। और फॉर्चुनेटली उस कमोशंस के कारण वहाँ पे आसपास जितने भी बंदे थे वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे, जिसकी वजह से ज़्यादा जान माल का खतरा नहीं होता, बस स्पेसेस ही डिस्ट्रॉय हुई होती है। अब वो जो धमाके होते हैं ना उसके अंदर से जो शॉक वेव निकलते हैं ना वो या 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास भी आते हैं और यहाँ पे उन 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स उन सबको भी हल्का सा डर महसूस होता है। मतलब कि वो भी उसमें डिस्कम्फर्ट फील कर पा रहे थे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर धमाकी हुई है। जैसे ही वो वेव कंटिन्यू होती है वहाँ पर दिखाया जाता है कि हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स तो वो वहाँ पर इंस्टेंटली वेपोराइज हो चुके थे, मतलब वो ख़त्म हो चुके थे और वहाँ पर रीजन्स तो तबाह हो चुकी थी और जितने भी चीज़ थे लाइफ कोर्स थे वो सभी तो अपने रेसिडुअल एनर्जी के साथ मिल चुके थे। मतलब हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स जो कि दूर में थे वो पैरालाइज हो चुके थे, लेकिन जो पास में थे वो खत्म हो चुके थे और लो लेवल थे वो तो दूर वाले भी नहीं बचे थे, वो तो एकदम से तबाह हो चुके थे। कोई नहीं बचा होता है, लो लेवल के तो बचने का कोई चांस थे ही नहीं वहाँ पे, जो कि दूर दूर तक भी मौजूद थे। यहाँ पे पास में जो हाई लेवल थे तो उनका चांसेस कम था और मरने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो भी तबाह हो चुके थे। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स को जो कि शॉक होते हुए कहता है कि ये जो टेरिफाइंग पावर्स अभी ब्लास्ट से निकली है वो तो अपने लॉर्ड लुओ फेंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के 70 से 80% पावर्स को मैच करती है। अब यहाँ पे भले ही वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर टॉप 3 हीनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म सॉवरेन्स के रैंक पे आते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतनी भयंकर टेरिफाइंग पावर्स को नहीं दिखाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक हंसने की आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे धमाके हुए होते तो उस धमाके के बीच में से एक हंसने वाली आवाज़ आती है और एक स्फीयर ऑफ लाइट फिर से अपीयर होती है और वहाँ पे उसके ऊपर एनर्जी आना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर होता है जो आते ही कहता है कि मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शंस को अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं अपने इस डिस्ट्रक्शंस के बाद मैंने सिर्फ 10% एनर्जी को ही रिकवर कर पाया हूँ। मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में ज़्यादा नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। अब यहाँ पे वो ये भी कहा था कि मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी लू फेंग के सामने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 5 ह्यूमन एंसेस्टर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं वुजिन क्या तुमने अभी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया? मतलब ये बंदा भी अपने लू फेंग की तरह ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा निकली होती है। अब यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास बहुत ही वर्नरेबल लाइफ कोर्स होती है, जिसके कारण अगर कोई भी बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद को काफ़ी ज़्यादा जान पे जोखिम लेके कर रहा है, क्योंकि अगर उसके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो बंदा बचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स काफी खुश होता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे तो लॉर्ड लुओ फेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरी एंडलेस लाइट उनकी वजह से एक न्यू लेवल पे आ चुकी है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसकी लाइफ कोर वो एंडलेस लाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इस बंदे ने कुछ और नहीं बल्कि इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लिया है। मतलब एक और इमॉर्टल बंदा अपने सारे
लू फेंग के एनिमी में जुड़ चुके हैं। इनेट हिनवान लाइफ फॉर्म फैक्शंस में एक और इमॉर्टल बंदा आ चुका है और वो जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट इसलिए किया क्योंकि इससे पता था कि ये इमॉर्टल है, इसकी लाइफ को अब वल्नरेबल नहीं रही, मतलब कि ये अपने आप को भले ही स्लो हील करे लेकिन ये मरने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये अब इमॉर्टल हो चुका है। लेकिन जैसे ही जो 5 हिनवान एंसेस्टर्स थे वो ये सुनते हैं कि यार ये इमॉर्टैलिटी की बात कर रहा, तो वो उन सारे 5 के होश उड़ जाते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और सभी अपने ब्रदर वुजिन को कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू हो जाते हैं और ये सभी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि पहले इनके अंदर सिर्फ 4 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे इनेट लाइफ ऑफ फैक्शंस के जिन्होंने इमॉर्टैलिटी को रीच किया होता है, और ये यहाँ पे 5वें ह्यूमन एंसेस्टर बन चुके हैं और वुजिन भी इनके अंदर आ चुका है, जिसके साथ उनमें से एक एंसेस्टर अपने ब्रदर वुजिन से पूछता कि ब्रदर वुजिन अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान होने वाला है। तो वहाँ पर वुजिन कहता कि नेचुरली मैं अपने स्ट्रेंथ को इन्फिनाइट स्पेस में प्रूव करना चाहता हूं ताकि मुझे भी इटर्नल लैंड में एक सीट मिल सके। जैसा कि मैंने बताया कि यार इटर्नल लैंड के अंदर 29 सीट्स होती है, मैंने पहले भी बताया जब डिस्कस हो रही थी इटर्नल लैंड के बारे में कि वहां पर 29 सीट्स है, तो मतलब ये हुआ कि आगे चलकर कोई और इमॉर्टल बंदा आता है तो क्या उसको सीट्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमें उसका जवाब मिल जाता कि आगे का सीट्स वहां पे कैसे लेनी है, ये तो नहीं बताया गया कि आगे का उसने सीट लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या सिर्फ इसमें पावर्स छिपे हुए हैं, मतलब कि अपनी एक स्टेटस छिपी हुई है, या फिर किसी तरह की सीक्रेट पावर्स छिपी हुई है, ये तो हमें अच्छे से नहीं बताया गया कि इटर्नल लैंड में आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें मौजूद है। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहता ताकि वो एक इटर्नल लैंड में अपने सीट को सिक्योर कर सके। अब प्रैक्टिशनर फैक्शंस में जितने भी न्यूली असेंडेंट लॉर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली इटर्नल लैंड में एक सीट को ले लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एंसेस्टर है उनको अलग रियलिटी से फेस करना पड़ता है। मोस्ट अपने पोजीशन से लैग क्या करते हैं, यहाँ तक कि वो ब्रेक थ्रू करते भी है ना, तो उनको अपने पावर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हाँ देखो मेरी पावर से कि मैं उस सीट पे हकदार हूँ। इसलिए यहाँ पे सिंपलेस्ट वे ये है कि आपको अपने आप को केओस डिस्ट्रक्शन रिलम के अंदर और भी डीपर जाना होगा ताकि आप वहाँ पे जाके हायर लेवल के रिलम को अचीव कर सको, मतलब वहाँ पे लेयर को और भी आगे पकड़ा जा सके जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ प्रूफ हो सके और उसको एक सीट मिल सके, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बैटल स्पीड में आ चुका होता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के 14 लेवल एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस का सीन दिखाया जाता है। पहले इस बंदे ने 14 को ऑक्यूपाई कर रखा होता है। ट्रुथ की माने तो इसकी स्ट्रेंथ लॉर्ड मोमेंट की कंपैरेबल थी, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट ने पहले ही उसको ऑक्यूपाई कर रखा था, इसलिए ये बंदा उससे आगे नहीं जा पा रहा होता है। लेकिन जब इस बंदे ने ब्रेक थ्रू को अचीव किया तो वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर फैसला करता कि चलो मैं डीपर हिस्से में जाऊंगा, और यहाँ पे हमें लू फेंग का दिखाना चाहिए था कि लू फेंग ने ब्रेक थ्रू किया, लेकिन यहाँ पे हमें एनिमी का दिखाया गया। वैसे देखा जाए तो प्लॉट ट्विस्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे एक बंदा इमॉर्टल बनता है और कैसे अपना लू फेंग भी ब्रेक थ्रू करके आगे चलता है। तो हमें ये भी आगे सीक्रेट रिवील होगी कि क्या सच में इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है या फिर इनको मारना भी पॉसिबल है किसी तरीके से, या फिर कोई ऐसी रास्ते तो होंगे जिससे कि इनको खत्म किया जा सके। वरना अगर इमॉर्टल होते गए तो यार जितने बंदे ह्यूमन एंसेस्टर से तो ह्यूमन एंसेस्टर इमॉर्टैलिटी को पाते जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी और ये नॉन स्टॉप वॉर हो जाएगी। तो इसलिए इसका सफाया करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमें बहुत आगे पता चलने को मिलेगी, जिसके साथ हमें दिखाया जाता कि वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स 15 लेवल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि ये उसके ओल्ड फ्रेंड निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स का ही घर होता है, जिसकी वजह से वो 16 लेवल पे जाता है और 16 लेवल मॉगस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, जो कि पागलों जैसा बिहेव करता था। लेकिन यहाँ पे वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर मॉगस को यह फोर्स करता कि तुम अपने सारे रियलम इनवॉइस को एक साथ लेके मुझ पर अटैक कर, मुझसे फाइट कर। वो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक करना शुरू करता है। वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर अपने टेरिफाइंग पावर्स को भी रेडिएट कर रहे थे और सिंगल हैंडली वो सबको कंप्लीटली सप्रेस कर रहे थे, यहाँ तक कि वो अकेले ही मोगस को साथ में बाकी के रियलम इनवॉइस को एक साथ पावर्स को आराम से फेस कर लेते हैं और उसको तबाह करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यहाँ पे कोई लाइफ मार्क को नहीं छोड़ता, बल्कि वो हंसते हुए नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है। 17 लेवल किसी और का नहीं, फेदर एम्पर का होता है। फेदर एम्पर के पास 2 सुप्रीम पावर्स थी, लाइट पावर और फेदर पावर, लेकिन वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर वो एक ऑमनीप्रेजेंट बंदा बन चुका था और उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो चुकी थी और बहुत ही भयंकर हो चुकी थी। और यहाँ पर फेदर एम्पर की बात करें तो वो फेदर
सिमिलर रेलम के अंदर बॉर्न हुआ था, जहाँ पे वो अपने रेलम पावर्स की ही यूज किया कर सकता था, जिसके साथ दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट होने लगती है, बहुत ही देर तक चलती है। वुजिन विंचेस्टर्स काफी ज्यादा उस पर भारी पड़ रहा होता है और वहां पे अपने रेलम इनवर्स की पावर्स को यूज करके फेदर एम्प्रेस उसको सप्रेस तो कर पाता है, लेकिन बहुत ही कम। और फेदर एम्प्रेस को रियलाइज कर लेता है कि अगर मैं 1v1 बैटल करूंगा तो मैं बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज में हो जाऊंगा, जिसके साथ यहाँ पे वो भी हार मान जाता है, जिसके साथ 18 लेवल आती है, जो कि कोई और नहीं कैफ फ्यूजिया के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। इसके साथ वुजिन विंचेस्टर्स और कैफ फ्यूजिया के अंदर बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई होने लगती है। कैफ फ्यूजिया अपने कॉम्बैट पावर से काफी ज्यादा भयंकर तरीके से सप्रेस करने लगता है और साथ में उसके पास रियलम इनवॉइस भी होते हैं, लेकिन कैफ फ्यूजी की जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो उसकी एजिलिटी, वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता था तेजी से, लेकिन वुजिन विंचेस्टर्स वो अपने पावर्स का यूज करके उसको बांध देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मूव नहीं कर पाते। और बात कर रियलम इनवॉइस की तो उनको दूर फेंकने लगता है और फोर्सफुली वो अपने पावर्स का यूज करके उसके 18 लेवल के ऊपर अपने मार्क को निशान को छोड़ देता है। मतलब कि यहाँ पे दो तरीके हैं कि आप यार मार के इसको स्किप करके आगे जाओ, आगे के लेवल को क्लेम करो, या फिर आप फोर्सफुली जो वहाँ पे बंदा है उसको हरा के वहाँ पे अपने मार्क को क्लेम करो। ये बंदा फोर्सफुली ही उसको वहाँ से हटा के अपने मार्क को क्लेम कर देता है। अब वो जिन विंचेस्टर्स वो सेंस कर लेता है कि उसने 18 लेवल में कैफ फ्यूजी को बड़ी ही मुश्किल से हरा पाया है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे जो नेक्स्ट लेवल है, जो 19 लेवल है, उसमें कोई और नहीं अपने युवान ही मौजूद होते हैं। युवान के बारे में आपको पता ही हो, बंदा किस खेत की मूली है, वो बहुत ही भयंकर वाला खिलाड़ी है। उसे ये भी पता था कि युवान की पावर्स कम आंकने वाली नहीं है, और ये भी पता था कि हर एक लेवल्स के बाद पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उसके कंट्रोल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। लेकिन यहाँ पे कैफ फ्यूजिया को दिखाया जाता है, जो कि ये क्या था कि मैं सच में हार चुका हूँ। और यहाँ पे उस बंदे के पास भी कोई एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हार चुका था तो वो कर ही क्या सकता, उसके पास कोई जस्टिफिकेशंस भी नहीं होते हैं। अब वो जिन विंचेस्टर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके एंडलेस पावर्स और लाइट पावर्स बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर उस बंदे ने तो कैफ फ्यूजी को तो रोक भी दिया था, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पाता, मतलब मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी पावर्स स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, जिसके साथ वो कुछ नहीं कर सकता था। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि वो जिन विंचेस्टर्स 19 लेवल पे भी जाता है, जहाँ पे वो युवान को चैलेंज करता है, लेकिन युवान कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। युवान के पास वहाँ पे अपने हिनवन रूल्स थे, जिसको कि वो ऑपरेट कर रहा होता है, और वहाँ पे एक केओस डिस्ट्रक्शन रियल में सिंगल एंटिटी को बनाकर अटैक करवा रहा होता है। और वहाँ पे युवान फॉर्मेशंस का मास्टर था, तो उसने फॉर्मेशंस भी बिछाए हुए थे, जिसकी वजह से होता क्या कि वो जिन विंचेस्टर्स वहाँ के बैरियर को भी नहीं तोड़ पाता, मतलब कि वो बैरियर को नहीं तोड़ पाता तो वो अंदर जाएगा ही काम। इसके साथ वो अपने युवान उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। अब युवान इस चीज़ को देख कर क्या था कि वो जिन विंचेस्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। अब ये वो जिन विंचेस्टर 19 लेवल को कॉन्कर नहीं कर चुका, तो वो 20 लेवल पर जाता है, क्योंकि आप लेवल को स्किप करके आगे जा सकते हो, वहाँ पर चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वो देखता है कि कैसे इसके इनलेस पावर्स कुछ ज़्यादा ही होती है। मोर ओवर इसके लाइफ कोर के अंदर लाइट के साथ मर्ज हो चुकी, जिसके साथ इसके ऊपर कोई भी वर्नरेबिलिटीज़ नहीं छोड़ी हुई थी। अगर लाइफ कोर किसी फिजिकल एंटिटी में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे युवान उसमें अपने कुछ डिटेक्ट करके डिफेक्ट करके कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब थी। इसके साथ यहाँ पर वो सेंस करता है कि 20 लेवल के बाद वो जिन विंचेस्टर्स पूरी तरह से हर बार जितनी बार भी प्रयास करता वो फेल होता जाता। और यहाँ पर होता ये है कि ये बंदा उसको पास ही नहीं कर पाता। अब यहाँ से इतना समझ लो कि इस बंदे की पावर्स अभी इन्फिनाइट सर्फन विंचेस्टर युवान और मॉगजी को राइवल करने वाली थी, लेकिन जबकि ये थोड़ा सा लेट था, लेकिन इसलिए लेट होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया, इसे 18 लेवल के उस डिस्ट्रक्शंस में ही रहना पड़ता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर अपने लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेक्लूजन में था, और उसे न्यूज़ मिलती है और वो भी लिटिल सरप्राइज हो जाता है। और क्या था कि क्या वो जिन विंचेस्टर्स वो ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसने इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लिया और साथ में उसने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 18 लेवल को भी हासिल कर लिया है। अब जो बैटल थी टू फैक्शंस के बीच में, उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ने उसने कई सारे ऑरिजिन कोर के एसेंस को खाया है, चुराया है, हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स का भी जन्म हुआ है। वहीं पे प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो प्रैक्टिशनर फैक्शंस को थोड़ी मोड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन एंसेस्टर्स को तो मार डाला था, लेकिन इसकी वजह से उनके अंदर इमॉर्टल बीइंग्स भी आना शुरू हो चुके थे, जिसके कारण यहाँ पर उनमें काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। नॉर्मल ह्यूमन एंसेस्टर्स आएंगे तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन अगर इमॉर्टल आ गए तो उसे मारना नामुमकिन है। और यहाँ पे वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स वो इमॉर्टल भी बन चुका है और उसकी पावर C1 की सेम लेवल तक आ चुकी है। लू फेंग अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हुए कहता है कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस तो और भी स्ट्रॉन्गर हो चाह रहे हैं, क्योंकि यार जो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस थी वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस की एनिमी ही होती है। इसके साथ हमें सीन चेंज कर इटर्नल लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने 13 मेंबर्स का वेलकम करते हैं वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स। अब यहाँ पे उनका फर्स्ट अराइवल में 29 अदर मेंबर्स भी अपने क्लोन्स के साथ आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं बताया गया होता है कि क्या यहाँ पे 13 मेंबर्स भी ऐड होता है या फिर नहीं, मतलब क्या यहाँ पे 30, 31, 32, 33 सीट्स भी होते हैं या फिर नहीं, या फिर टोटल में 29 कंफर्म सीट्स ही होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो आता है 29 मेंबर्स क्लोन्स के साथ आ जाते हैं और वहाँ पे मॉक जो कहता कि लास्ट टाइम ये जब लू फेंग का था तो वहाँ पे अब आ चुका है वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स जो कि अपने ब्रीड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसके साथ इन्फिनाइट ह्यूमन सर्पेंट एंसेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि यार दो फैक्शंस के बीच में वॉर थी तो उसके अंदर हमने कुछ को खोया तो, लेकिन इस युद्ध के बाद हमारे पास 2 इमॉर्टल बीइंग्स और आ चुके हैं, क्योंकि वो जिन एंसेस्टर्स वो ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल बन चुका था और वो किसी और के साइड नहीं बल्कि अपने इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स के साथ ही जाएगा। और मोर ओवर यहाँ पे उनके पास कोई प्लान नहीं थी जिसके कारण ये ऑर्डिनरी रिसोर्सेज पे नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स डायरेक्टली लू फेंग की तरफ कहता है कि लॉर्ड लू फेंग, और लॉर्ड लू फेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके साथ वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स डिक्लेयर करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे इमॉर्टलिटी इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि ये सभी अपने लॉर्ड लू फेंग की शुक्रिया अदा थी। आपने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को मेरे कैटलिस्ट की तरह प्रोवाइड किया, जिसके बाद मैंने इनलेस लाइट को यूज़ करके अपने ऊपर क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस को कर पाया और मैं ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसको सुनकर लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहा था कि मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी तुमने किया वो खुद के पोटेंशियल से किया। और वहाँ पे गैदरिंग होती है, लू फेंग वहाँ पे अपने क्लोन से निकालता है और वहाँ पे सेक्लूजन में चला जाता है, यहाँ तक कि वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स सेलिब्रेटरी बैंक्वेट को भी डिक्लाइन कर देता कि मैं उसमें नहीं आ सकता। यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर फैक्शन से सिर्फ युवान, जिन और मोमेन ही आते हैं, लेकिन लू फेंग के ना आने की वजह से वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते, क्योंकि लू फेंग की वजह से उसे इमॉर्टैलिटी मिली होती, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग अपने सेक्लूजन में ही रहता है और लगभग वो 500 इपोस तक लास्ट करता है, वहाँ पे कल्टिवेशंस किए रहता है। उसकी ह्यूमन ब्लेड डाउ वो ऑलरेडी शेप लेना शुरू हो चुकी थी और उसकी कंप्लीट फ्रेमवर्क और प्रोटोटाइप फॉर्म भी बन चुकी होती है और लू फेंग ने उसको लगभग 90% तक कॉम्प्रीहेंड कर रखा होता है। और जब लू फेंग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में आया था तो वो पहले से ही डिस्ट्रक्टिव पावर्स को स्टडी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो 7 सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव पावर्स को स्टडी करने लगा था और उसकी अभी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुकी थी, जिसके साथ हमें 7th लेवल केओस डिस्ट्रक्शंस रेलम के अंदर लू फेंग के कल्टिवेशन स्केप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली लू फेंग अपने आंखों को खोलता है और उसके आंखों से अंदर ही टेरिफाइंग शार्पनेस दिख रही होती है, जो कि असल में डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पाइनिकल पावर होती है। और लू फेंग खुश होते हुए कहता कि फाइनली मैंने कॉम्प्रीहेंड कर लिया, अब थोड़ी सी बाकी तो थी, लेकिन लू फेंग ने अपने फाइनल द सर्विंग पावर्स को मास्टर कर लिया होता है, जो कि ब्लेड की ही टेक्निक होती है। अब सर्विंग पावर्स उसके डिस्ट्रक्शंस के आने वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है, उसकी वीकनेस को घटाने वाली है, जो कि वीकनेस थी कि उसका कमजोर अटैक। लू फेंग ने एक को मास्टर कर लिया, बाकी सबको भी मास्टर कर, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लेवल अप करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि लू फेंग आखिरकार कैसे नेक्स्ट प्रोग्रेस करता है। एक समय चलते चलते वो वोजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास भी पहुंचेगा, तो मुझे बस ये देखना कि क्या वोजिन ह्यूमन एंसेस्टर लू फेंग के साथ कॉर्पोरेट करते हैं या फिर नहीं, या फिर लू फेंग के साथ वो फाइट करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।